के साथ आगे जो कुछ भी होने वाला था उसका उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। पानी के अंदर कदम रखते ही अजीब सी खूंखार मछलियां बिजली की रफ्तार से उस पर ऐसे टूट पड़ी जैसे उनके लिए कोई शिकार आ गया हो। लेकिन ये मछलियां इतनी अजीब कैसे हो सकती थी? इस तरह की मछलियां तो सिर्फ अमेज़न रिवर में पाई जाती है। उन्हें पिराना मछली कहा जाता है। ये तो बिल्कुल वैसी ही लग रही है। पहले तो मैंने सूखी नदी में ऐसी मछलियों के बारे में कभी सुना भी नहीं था। कदम तुरंत नदी के बाहर निकालते हुए सिद्धार्थ ने मन में सोचा, इसका मतलब यह है कि ऐसी मछलियां नदी में कहीं और भी हो सकती थी। पहले तो सिद्धार्थ को उन मछलियों का सामना करना होगा। जब उसने इस बारे में सोचा तो उसके दिमाग ने काम करना ही बंद कर दिया। उन मछलियों की तादाद का कोई अंदाजा नहीं लगाया जा सकता था, और अगर उसे उस बूढ़े कछुए को तलाश करना था तो इसके लिए सिर्फ एक दिन काफी नहीं होने वाला था। तरीके दो हो सकते थे, या तो उन मछलियों का सफाया कर दिया जाता, या तो उन मछलियों को ऐसे उलझा दिया जाता कि वे सिद्धार्थ पर हमला करने की जगह किसी दूसरी चीज में उलझी रहे। अगर वो उन मछलियों को खत्म करने के बारे में सोचता तो शायद ये भी हो सकता था कि उसके लिए गए स्टेप की वजह से वो बूढ़ा कछुआ भी मर सकता था। अगर ऐसा होता तो सिद्धार्थ पहेली को कभी भी हल नहीं कर पाता। इसलिए उसने उन भूखी मछलियों के लिए कोई दूसरी खुराक तलाश करनी थी। ये काम बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं था। गांव में बकरे, मुर्गे, मुर्गियां आसानी से खरीदे जा सकते थे। वक्त गंवाने का मतलब था सिर्फ बेवकूफी। सिद्धार्थ ने गांव से 5 बकरे खरीदे और 1 घंटे के अंदर दोबारा वो नदी किनारे उसी जगह पर पहुंच गया। उसने उन बकरों को जैसे ही पैर बांधकर नदी के उस हिस्से में फेंका, वो मछलियां उन पर टूट पड़ी। जब सिद्धार्थ ने देखा कि पूरी तरह से वे मछलियां उन बकरों को खाने में उलझी हुई है, तो वो तुरंत नदी में उतर गया। उसने इधर उधर गड्ढों में ढूंढना शुरू किया, लेकिन उसे कहीं केकड़े दिखाई दिए तो कहीं कुछ भी नहीं। उसके पास ज्यादा देर तक वहां नदी में बने रहने का वक्त नहीं था, इसीलिए वो तुरंत नदी से बाहर निकल गया। इसका मतलब ये था कि पुराने शमशान के पास ऐसा कोई भी कछुआ नहीं था, तो उसे नए शमशान की तरफ आगे बढ़ना था। पहेली में जिस कछुए का जिक्र किया गया था उसके साथ साथ शमशान की भी बात कही गई थी। एक तरफ सिद्धार्थ जहां पर ये सब कुछ कर रहा था, वहीं दूसरी तरफ युवराज अब भी गौरी और बाकी लोगों को अपनी कहानी सुना रहा था। युवराज ने उन्हें बताया कि वैसे तो वो दिव्या के आंसुओं से नहीं पिघलने वाला था, लेकिन उसने जो कहानी उसे बताई थी उसने उस पर यकीन कर लिया। दिव्या ने उसे ये कहा कि जिस लड़के के साथ वो सब कुछ कर रही थी, उस लड़के ने उसे वैसा करने के लिए मजबूर किया था। दरअसल वो गांव के एक दबंग आदमी का बेटा था और वो ऐसा पहले भी कई लड़कियों के साथ करते रहा था। जब दिव्या ने उसे ये बात बताई तो उसे लगा कि इसमें दिव्या का क्या कसूर था। ये तो बस एक बेबस लड़की थी। और इसी तरह से उनकी मोहब्बत की कहानी एक बार फिर आगे बढ़ने लगी। युवराज ने उन्हें बताया कि दिव्या सचमुच एक बहुत अजीब लड़की थी, जो अपने घर परिवार के बारे में बात करते ही कतराने लगती थी। उसने आगे कहा कि यह बात उस दिन की है जब एक पूर्णमासी के बाद वाली सुबह गांव के खंडर में उसे उसी लड़के की लाश दिखाई दी जिसके साथ दिव्या ने रिश्ते कायम किए थे। गांव के लोगों की भीड़ वहां पर देखकर मैं भी वहां पर गया और मैंने देखा कि उस लड़के का दिल उसके सीने से बाहर निकाल दिया गया था। वहां मौजूद लोगों का कहना था कि यह काम जरूर किसी डायन का था, क्योंकि इस तरह से दिल निकालकर खा जाना यह एक किस्म की डायन ही कर सकती थी। युवराज ने गौरी और बाकी लोगों को बताया कि गांव वालों की इन सारी बातों को सुनकर भी उससे उनकी बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं हुआ। हाँ, लेकिन उसे दिव्या पर शक जरूर हो गया था। दिव्या ने युवराज को बताया था कि वो लड़का उसे परेशान किया करता था, तो हो सकता है कि उससे तंग आकर दिव्या ने उसे ऐसी दर्दनाक मौत दे दी हो। लेकिन फिर भी दिव्या जैसी खूबसूरत कमसीन लड़की किसी को ऐसे दर्दनाक मौत कैसे दे सकती थी? दिव्या के साथ संभोग करने के बाद धीरे धीरे उसे ऐसा लगने लगा था जैसे उसकी ताकत कम होने की बजाय बहुत ज्यादा बढ़ रही थी। उसके अंदर गुस्सा और नफरत पनपने लगी थी। वो किसी को भी अच्छा काम करते हुए देखता तो उसे उससे लड़ाई करने का मन करने लगता। चाहकर भी वो खुद को काबू नहीं कर पा रहा था। उसने उसके शरीर में भी बहुत सारे बदलाव होते हुए महसूस किए, लेकिन वो इनकी वजह को कभी समझ नहीं पाया। फिर एक और पूर्णमासी की रात थी
जब दिव्या ने उससे कहा कि वो अब उससे छुपकर नहीं मिलना चाहती, बल्कि गेस्ट हाउस में आकर उसके साथ पूरी रात गुजारना चाहती है। हालांकि युवराज के लिए गेस्ट हाउस में ये सब कुछ कर पाना मुश्किल था, क्योंकि गांव वाले और दयाल सब इस बात का बुरा मान सकते थे, लेकिन फिर भी उसने चांस लिया। दयाल को तो कौन क्या कह रहा है और गांव में क्या चल रहा है, इन सारी बातों से जैसे कोई मतलब ही नहीं था उसे। वो तो बस अपना काम ही करना जानता था। और उस रात भी दयाल युवराज को खाना देने के बाद अपने कमरे में चला गया। दिव्या को सुर्ख लाल जोड़े में लिपटी देखकर एक बार फिर वो अपने होश गवा बैठा। उसकी गोरी गोरी पतली कमर, चमेली की इत्र की महक, कजरारी आंखें, बालों में लगा मोगरे के फूल का गजरा, उसकी पायल की छन छन, ये सब देखकर वो बेसब्र होने लगा था। तभी उसे अचानक याद आया कि उसने अपना कैमरा बाहर बरामदे में रखी एक कुर्सी से उठाकर अपने बैग में रखना है, और इसीलिए वो कमरे से बाहर निकला। रात के लगभग 12 बजने को थे और दोबारा जैसे ही वो कमरे में आया तो डर के मारे वो थर थर कांपने लगा। वो दुनिया की सबसे खूबसूरत लगने वाली लड़की दिव्या अपने हाथ पैर मुड़े हुए किसी छिपकली की तरह गेस्ट हाउस की दीवार पर चल रही थी। उसका खूबसूरत चेहरा बदसूरत और जला हुआ सा लग रहा था। बाल सफेद और हाथ पैर पर झुर्रियां, बड़े बड़े नाखून, और वो लार टपकाती सी नजर आ रही थी। उसने जैसे ही उसे देखकर भागने की कोशिश की, उसके पैरों ने काम करना बंद कर दिया। किसी बंदरिया की तरह छलांग लगाते हुए सीधे उसके पास आ गई। इससे पहले कि वो अपनी पकड़ उस पर और मजबूत कर पाती, युवराज ने उसे एक ऐसा जोरदार पंच मारा कि वो जाकर सीधा दीवार से टकराई। वो गुस्से से चिल्लाई। उसके चिल्लाने की आवाज से ही गेस्ट हाउस के खिड़की दरवाजों में कांच टूट गए। फिर ना जाने क्या हुआ और वो काले धुएं में तब्दील होकर वहां से गायब हो गई। दिव्या एक डायन थी और वो अभी भी उसके पीछे पड़ी हुई थी। उसके बारे में और भी बातें वो बताने वाला था। तभी मिस्टर बजाज अचानक हंसने लगे। उन्होंने कहा, भाई तुम्हारी कहानी तो सचमुच पूरी फिल्मी लगती है। गौरी, आप लोग सुनो इनकी कहानी, मुझे कोई दूसरा काम है। इतना कहकर मिस्टर बजाज वहां से चले गए। उधर सूखी नदी के किनारे शमशान में भटक रहे सिद्धार्थ को असली खतरे का तो पता ही नहीं था। उस बियाबां जगह पर घूमते हुए अचानक उसे बहुत ज्यादा थकान होने लगी। उसे चक्कर आने लगे और ऐसा लगने लगा जैसे उसे उल्टी आ जाएगी। लेकिन नए शमशान के पास पहुंचकर जब वो उल्टियां करने के लिए नीचे झुका, तभी उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसका गला दबा रहा हो। और इसी बीच वहां एक बहुत ही खतरनाक बवंडर आया। शमशान घाट की छत पर लगी हुई टीन जोर जोर से बजने लगी। उसे ऐसा लगने लगा जैसे उसकी आंखों से खून टपकने लगा, और इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, किसी अनजान ताकत ने उसे बॉल की तरह उठाया और धड़ाम से नीचे पटक दिया। उसकी किस्मत अच्छी थी कि वहां जहां पर नीचे गिरा था वहां कीचड़ था। पानी और कीचड़ की वजह से उसे कोई खास चोट नहीं लगी। लेकिन ये क्या, वो जैसे उठने की कोशिश करने लगा तो उसे धुएं से बना एक हाथ दिखाई दिया और उस हाथ ने उसे पकड़कर नदी में फेंक दिया। वहां पसरे सन्नाटे को चीरती हुई एक खतरनाक हंसी की आवाज सुनाई दी और ऐसा लगा जैसे नदी में कोई भंवर बन रहा हो। हाँ, ये सही था, नदी में एक भंवर तो बनने लगा था। थोड़ी ही देर बाद नदी का पानी ऐसे ऊपर उठा जैसे वो कोई खौफनाक शैतान हो। उस पानी के बने शैतान ने अपना बड़ा सा मुंह खोला सिद्धार्थ को समेटने के लिए। वो शैतान एक भंवर बनकर नदी में जोर जोर से घूमने लगा और उसके साथ घूमने लगा सिद्धार्थ भी। इतनी देर तक पानी के बीच रहने की वजह से उसका दम घुटने लगा था। वहीं चक्कर की वजह से वो बेहोश होने लगा था। भंवर के बीच बेहोश होना, इसका मतलब तो सिर्फ मौत ही हो सकता था। तो क्या सिद्धार्थ का आखिरी वक्त आ गया था? गौरी ने कहा, देखो युवराज, डैडी को अच्छी लगे या ना लगे, लेकिन मुझे सचमुच तुम्हारी कहानी इंटरेस्टिंग लग रही है। मैं सुनना चाहती हूँ, तुम कहो। फिर वो दिव्या कहाँ गई और तुम लोगों के रिश्ते का क्या हुआ? उसके बाद मैं अचानक बहुत ज्यादा बीमार पड़ गया था। उस वक्त गांव में डॉक्टर की जगह सिर्फ एक कंपाउंडर था जिसने मेरा इलाज करने की कोशिश की, लेकिन मैं फिर भी ठीक नहीं हो पाया। फिर एक आदमी ने बताया कि गांव में एक जानकार औरत रहती है जो शायद मेरी बीमारी का इलाज कर सकती थी। मेरे पास उस औरत के घर जाने के अलावा कोई दूसरा चारा रह नहीं गया था। युवराज ने आगे कहा। युवराज की कहानी में
आगे क्या मोड़ आया होगा? क्या सिद्धार्थ सचमुच सूखी नदी के अंदर समा गया था? सिद्धार्थ के वहां ना होने और मिस्टर बजाज के चले जाने के बावजूद भी आखिर गौरी युवराज में इतना इंटरेस्ट क्यों ले रही थी? क्या युवराज सचमुच कोई अच्छा इंसान हुआ करता था? जानने के लिए सुनते रहिए।